कैसे हैं भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूं साइंस। और साइंस में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में सेल सेल पढ़ेंगे आज। और ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगी, ठीक है भाइयों। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एग्ज़ाम कंटेंट्स को। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने भाइयों को, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेल पढ़ेंगे भाइयों आज बायोलॉजी में, ठीक है। एक एक चीज़ करा दूंगा सेल की, कोई सी भी परीक्षा हो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है भाइयों। चलिए, कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की होती है। तो जीवन शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका होती है, ठीक है भाइयों। जीवन शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। दो भागों में दो रूप होते हैं इसके, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। संरचनात्मक इकाई, इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक इकाई का क्या काम होता है? हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना, कि ऐसे होगा आदमी, ऐसे नाड़, इधर ये हाथ पैर, ठीक है। हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कौन करेगा? कोशिका, ठीक है। और क्रियात्मक इकाई का क्या काम होता है? जो हम क्रिया करते हैं, किसी क्रिया को शरीर द्वारा करने में अधिक भूमिका कोशिका की होती है, ठीक है। कोशिकाओं की भूमिका होती है हमारे शरीर में, जो क्रिया करते हैं कुछ इस तरह की होती है कोशिका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी, ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे सिंपल वन लाइनर भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कब? 1665 में, ठीक है भाइयों, 1665 ईस्वी में। लेकिन ये जो खोज की थी इसने, रॉबर्ट हुक ने, ये एक निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। ये सजीव नहीं थी, निर्जीव कोशिका की खोज की थी। उनके बाद सजीव कोशिका की भी खोज होनी थी। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की? उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है भाइयों। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले एक सजीव कोशिका की खोज की, ठीक है। सजीव कोशिका की खोज की। और जो कोशिका सिद्धांत है उसका अपवाद भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अपवाद क्या है उसका? एक वायरस, ठीक, विषाणु, ठीक है भाइयों। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद किस लिए है ये भी बता देता हूँ आपको। ये जितने किसी सजीव चीज़ के संपर्क में नहीं आता, इतने तो ये निर्जीव होता है, ठीक है। ये विषाणु जो होता है, जितने किसी की चीज़ के संपर्क नहीं आएगा इतने निर्जीव होगा। लेकिन जैसे ही किसी की सजीव कोशिका से टच में आएगा तो एकदम सजीव हो जाता है ये, ठीक है। इसलिए इसको अपवाद कहते हैं कोशिका सिद्धांत का। आइए साइटोलॉजी देखते हैं क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि साइटोलॉजी कैसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? साइटोलॉजी, ठीक है भाइयों। जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, या अगला कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ये ओस्टिच एग है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऐसे पूछे यदि कि शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी, ये जो है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है भाई, ये शुतुरमुर्ग है, और इसका जो अंडा होता है कि कोशिका जो होती है अंडे की, ठीक है, वो संसार की सबसे बड़ी कोशिकाओं में आती हैं, ठीक है भाइयों। तो क्वेश्चन लग जाता है यहाँ से। आगे चलते हैं। अब जब बड़ी पूछी गई है तो छोटी भी जान लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है। ऐसी होती हैं कुछ, ठीक है। चित्रों के माध्यम से करा रहा हूँ भाइयों बायोलॉजी, जिससे कि आप कभी भूल ही ना पाओ, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे ही, तो यदि आपको ये चाहिए PDF में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में, ठीक है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी नर्वस सेल्स, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, कुछ इस तरह की होती हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं को पूछा गया है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं भी आती हैं फिर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं आपकी स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ कहा इस बारे में, तो देख लेते हैं क्या क्या कहा। तो इन्होंने जो पहली चीज़ कही वो कही कि प्रत्येक जीवधारी उसका निर्माण एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने ही बताई कोशिका सिद्धांत में, ठीक है, कि प्रत्येक जो जीवधारी है, जो भी जीव है, उसका निर्माण एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिकीय है, ठीक है। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय क्या होता है? एक अमीबा एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, ऐसा होता है अमीबा कुछ, है ना। ये अमीबा नहीं है, ये अलग चीज़ है। और हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻14, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की खोज कितनी होती है, ठीक है भाइयों। तो ये भी संख्या किसने बताई? ये भी स्लाइडेन एंड स्वान ने बताई, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में जो प्रतिपादन किया इन्होंने उसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कोशिका दो भागों में बटी होती है, ठीक है। कोशिका दो भागों में बटी होती है, किस किस में? एक सुरक्षा कवच में और एक जीव द्रव्य में, ठीक है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है भाइयों, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देख लेते हैं सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच में क्या क्या होता है? सुरक्षा कवच में दो दो भागों में बटा रहता है सुरक्षा कवच भी आपका। पहला सेल वाल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है भाइयों। सेल वाल जो होता है, ये कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है ये सेल वाल, देखिए ये वाली जो हिस्सा है ना, ये कोशिका का, ये वाला बाहर वाला, ये होता है सेल वाल। ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, केवल प्लांट्स में पाया जाता है। और ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, ये सेल वाल के बाद पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो पाया जाएगा वो सेल वाल होगा, और ये इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है भाइयों। आगे पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वाल हो गया, ये सेलुलोज का बना होता है, और ये सेल वाल के बाद अब पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, तथा ये चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है। ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कैसे? अब जैसे इसे कुछ बाहर भेजना होगा या अंदर लेना होगा तो ये अपनी मर्जी से काम करेगी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। इसका मतलब, चयनात्मक पारगम्य का मतलब, यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है तथा कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, अतः चयन करती है, ठीक है। ये चयन करती है कि क्या अंदर भेजना है और क्या बाहर निकालना है, ठीक है, अंदर से बाहर निकालना है कोशिका में से, ठीक है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है, ठीक है भाइयों। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका का द्वारपाल, वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है भाइयों। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निर्माण यही करता है। जो जंतु कोशिका होती है, जैसे जीव, जैसे हम, तो उसका सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन ही होता है, और प्लांट्स का सेल वाल, ठीक है भाइयों, ऊपर चित्र में जैसे मैंने आपको दिखाया था। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सुरक्षा कवच हो गया सेल का एक हिस्सा। अब आता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ये दूसरा हिस्सा है सेल का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जीव द्रव्य और इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। सेल वाल व सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत जो दिखाई देगा सेल के अंदर, वो सब जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर उसके अंतर्गत जो भी दिखाई देगा सेल के अंदर, वो सब जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है भाइयों। और इसकी खोज
प्रोफेसर हेंसले हुए एक, उन्होंने जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, जो जीव द्रव्य है वो कोशिका का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? प्रोफेसर हंसले ने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है, ये भी 2 भागों में बटा रहता है। ठीक है, आपको मैं देख लो उससे आपको मैं तालिका के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बना लेना, नोट्स बनाते रहना भाई, ज़रूर नोट्स ना रह जाएं। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बता देना कमेंट करके, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये सब यही वाली सेम। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को देख लेते हैं। 2 भागों में बटा रहता है, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस में। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं और न्यूक्लियस को केंद्रक। ठीक है, देखो ये होता है, ये पीला पीला जो है ये केंद्रक है। ठीक है भाइयों, और ये इधर जो ये फैला हुआ है ये सब ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला द्रव्य, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जो होगा कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है भाइयों, केंद्रक इसे कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है, मतलब यही डायरेक्ट करता है कोशिका को, मतलब यही चलाता है सारी कोशिका को, केंद्र की। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन से अंग साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं? ठीक है, कौन कौन से अंग आपके साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं? साइटोप्लाज्म क्या होता है? कौन कौन से अंग साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं? ठीक है, मतलब कोशिका द्रव्य में। ठीक है भाइयों, अब केंद्रक हो गया। अब हमें साइटोप्लाज्म में जो इधर तरल पदार्थ है वो द्रव्य, उसमें बताना है कि हम क्या क्या बिखरे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग? तो उसमें जो पहला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसे हिंदी में अंतःपद्य की जालिका भी कहते हैं। ठीक है, अंतःपद्य की जालिका, यह कोशिका को संरचना प्रदान करता है, मतलब ये ही बताएगा कि कोशिका का आकार कैसा होगा। ठीक है, संरचना मतलब उसका आकार कौन प्रदान करता है? अंतःपद्य की जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र मतलब स्ट्रक्चर यही बनाता है। ठीक है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी, और देखो कुछ इस तरह का होता है, ये जो है ना ये सब वही है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ऐसी, ये वाली। ठीक है, सिंपल उसमें चित्रों में ऐसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दर्शाया जाता है बाउंड्री पे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, और ये जो इस पे ये बिंदु बिंदु से लग रहे हैं आप देख पा रहे हो, इनको कहते हैं राइबोसोम। ठीक, इस पर राइबोसोम के कण लगे होते हैं जो इसकी सतह को खुरदरा और चिकना बनाते हैं। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्य की जालिका की जो सतह रहती है वो चिकनी और खुरदरी किसकी वजह से होती है? तो वो होती है राइबोसोम की वजह से। ठीक है, या ऐसे पूछ लें कि अंतःपद्य की जालिका या फिर इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसके कण लगे होते हैं? तो वो हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम की खोज किसने की कि इस पर ये कण जो है ये राइबोसोम है? उनका नाम था जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की। ठीक है, तो देख लो भाई, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये जो इस पर चिपक रहे हैं पर, इन्हें प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, अर्थात ये सहायता करते हैं प्रोटीन बनाने में। ठीक, और प्रोटीन निर्माण में सर्वाधिक भूमिका आरएनए की होती है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए की होती है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? आरएनए की। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। जो कोशिका द्रव्य था उसमें जो बिखरे हुए अंग थे उसमें दूसरा नंबर है लाइसोसोम का। लाइसोसोम कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसकी खोज किसने की? डी दुबे ने सबसे पहले इसकी खोज की। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए लाइसोसोम, और ये साइटोप्लाज्म, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल का चित्र है। ठीक है, और देखते हैं, देखो ऐसे होता है, लाइसोसोम है ये जो है ये ऐसे जो है ये लाइसोसोम, और ये इसमें एंजाइम होते हैं अंदर। ठीक है, तो जैसे कोई बैक्टीरिया इसकी तरफ आता है तो अपने अंदर से एंजाइम निकाल देता है सारे। ठीक है,
इसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ये एंजाइम निकालता है, और जब तक ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो जाता ये एंजाइम निकालता रहता है, और ये खुद ख़त्म हो जाता है लेकिन बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है भाइयों, तो इसलिए इसको कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है भाइयों, समझ गए? आगे चलते हैं। नंबर 3, जो उसमें कोशिका द्रव्य में अंग बिखरे रहते हैं, ठीक है, उसमें आता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए अंगों में से एक है। ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है भाइयों, सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसकी खोज अल्टमान ने की थी, लेकिन इसे बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसकी खोज की लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट। ठीक है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? उनका नाम है सी बेंडा। ठीक है, जो अल्टमान ने इनकी खोज की उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने रखा। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, एटीपी के रूप में। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे, चित्रों से ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, याद आएगा पेपर में अभी कि अर्जुन ने ऐसे बताया था। ठीक है, तो ये देखो, ये सेल है, सेल की स्ट्रक्चर मैं ऐसी बनाता हूँ। ठीक है भाइयों, और ये इसमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका द्रव्य में, जो अंदर अंग बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, एटीपी का जो ऊर्जा है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है भाइयों, सब क्रिया इसके अंदर ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो जब तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचते तब तक एटीपी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। एटीपी बनेगी ही तब जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाके क्रिया करेंगे, और ऑक्सीसोम के अंदर ही एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर, ठीक है, उसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, और आप डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि और डिटेल में समझा दीजिए सर। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। तो चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भाइयों। ठीक है, शेयर करते रहिए। कोई ग्रुप हो आपके पास पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड तो उसमें शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको PDF चाहिए इसी नोट्स की तो आप तब भी कमेंट करके बताइए, और आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा बता देना। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।